राम राम दोस्तों, आज आपका फिर से एक नई कहानी में स्वागत है। मेरा नाम रजनी है। मैं हल्दी वाले दिन पीले कपड़े पहने अपनी सहेलियों के बीच बैठी हुई थी कि अचानक मुझे उबकाई आने लगी। मेरी बदलती हालत देख मेरी सास, जो अभी अभी हमारे घर किसी रस्म के लिए आई थी, तुरंत मेरे पास आई और बोली, क्या बात है, सब ठीक तो है? मैंने हाँ में सर हिला दिया था, लेकिन सच तो यह था कि मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मेरी सास मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी, रजनी, क्या हुआ? तुम्हें तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है? थोड़ी देर आराम कर लो। मेरे आसपास बैठी मेरी सहेलियां मेरी सास की बात सुनकर कहने लगीं, वाह, सास तो ऐसी, कितनी ख्याल रखने वाली हैं कि दिल चाहता है कि हमारी भी सास ऐसी ही हो। मेरी एक चुलबुली सहेली की बात पर मेरी सब सहेलियां जोर जोर से हंस रही थीं। हल्दी की खुशबू मेरे सर में चढ़ी जा रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अभी गिर जाऊंगी। तभी सामने से आते हुए मोहित से मेरी नज़र मिली तो मेरी निगाहें खुद ब खुद झुक गईं। मेरे शरीर में एक मीठा सा दर्द जाग उठा था। बस एक रात की बात है जान, कल हम एक साथ हो जाएंगे, वह मेरे कानों में कहकर चला गया तो मैं शर्म से लाल लाल हो गई। इतने में मेरी सास मेरे लिए जूस लेकर आई और मुझसे कहने लगी कि जल्दी से इसे पीकर ख़त्म करो। मुझे लगता है तुमने कुछ खाया नहीं, इसलिए कमज़ोरी हो रही है। मैं जूस पीना नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे उबकाई आ रही थी, लेकिन फिर भी सास के कहने पर मैंने ग्लास अपने मुंह से लगाया और ऐसा लगा कि मुझे उल्टी आ जाएगी। मैं जल्दी से उठकर अपने कमरे में भागी और सीधे बाथरूम में घुस गई। मेरे पीछे पीछे मेरी माँ और सास भी आ गई थीं। बाथरूम में जाते ही मुझे उल्टियाँ शुरू हो गई थीं। थोड़ी देर बाद मैं बाहर आई। मेरी माँ और मेरी सास बहुत परेशान हो रही थी। मेरी माँ ने कहा, थोड़ी देर आराम कर लो, कई दिनों से जाग रही हो, शायद इसलिए हो। मेरी सास भी मेरे पास आकर बैठ गई। मेरी ससुराल ज़्यादा दूर नहीं थी, सामने वाला घर ही तो मेरी ससुराल था। मेरी विधवा माँ मेरे पास आकर बैठ गई और मुझ पर कुछ पढ़कर फूकने लगी। लोगों की भी तो गंदी नज़रें होती हैं ना, जाने कौन आज आंख भरकर तुझे देखता रहा होगा। 100 बार कहा है कि अपना ध्यान रखा कर। मैंने कहा, मम्मी बस भी करो, क्योंकि मेरा सर भारी हो रहा था। मम्मी ने कहा, अपनी तबीयत जल्दी से अच्छी कर लो, कल का दिन ही है, नहीं तो लोग जाने क्या क्या बातें करेंगे कि यह बीमार बहू है, तुम्हें चिपका दी। न जाने क्यों मुझे मम्मी की यह बातें अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैं थोड़ा गुस्से में बोली, बीमार भी भगवान ही करता है माँ, और उसे ठीक भी भगवान ही करता है, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं होता। मैं जानबूझकर बीमारी का नाटक थोड़ी न कर रही हूँ। मम्मी कहने लगी, मैं कब कह रही हूँ कि तू भी बस बात का बतंगड़ बना लेती है। मेरी सास कहने लगी, चलो अच्छा कोई बात नहीं, अब जाकर आराम करो, और मैं उल्टा होकर लेट गई। मेरी अगले दिन शादी थी। मेहंदी और हल्दी का फंक्शन एक साथ कर दिया गया था। मुझे सुबह से हल्का हल्का बुखार था। हर चीज़ की स्मेल मेरे सर पे चढ़ी जा रही थी, यहाँ तक कि मुझे अपने मेकअप की खुशबू भी परेशान कर रही थी, और मेरा दिल कर रहा था कि मैं यह सारा मेकअप उठाकर बाहर फेंक दूँ। मैं बड़ी मुश्किल से ही मेकअप करवाने गई और फिर जब मुझे स्टेज पर ले जाया गया, थोड़ी देर के बाद मेरा पति मोहित भी स्टेज में आ गया था। खैर, जैसे तैसे करके शादी हो गई और मैं विदा होकर अपनी ससुराल आ गई थी। ससुराल में भी कुछ रस्में हो रही थी, लेकिन मेरा किसी भी रस्म करने में दिल नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी चक्कर आ जाएगा, लेकिन मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला और फिर रात हुई तो मोहित के कमरे में पहुंचा दिया गया था मुझे। कमरा बहुत ही खूबसूरत और ताज़ा फूलों से सजाया गया था, लेकिन अचानक ही थोड़ी देर बाद मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि मैं वहाँ से भागती हुई सीधे बाथरूम गई और मुझे उल्टियाँ शुरू हो गई थी। वॉशरूम से निकलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं थी। मैं मुश्किल से खुद को संभालते हुए बाहर आई कि कमरे में मौजूद मेरी सास ने मुझे गौर से देखा और कहा, क्या बात है, या बार बार उल्टियाँ क्यों आ रही हैं तुझे? फिर उन्होंने सबसे कमरा खाली करने को कहा और मेरा चेकअप करने लगी। चेकअप पूरा करने के बाद उन्होंने दरवाज़ा खोला और जैसे ही रिश्तेदार औरतें और लड़कियां कमरे में दाखिल हुईं तो मेरी सास ने आओ न देखा ताओ
उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि ये प्रेग्नेंट है, पता नहीं किसका पाप अपने कोख में रख के मेरे घर आई है। ऐसी चरित्रहीन बहू मैं अपने घर में नहीं रखूंगी। यह खबर इतनी अचानक कानों में पड़ी थी कि वहां पर मौजूद सब औरतों को साफ सूंघ गया। नई नवेली दुल्हन जिसने अभी सुहाग रात भी नहीं मनाई थी, उसका एकदम से पैर भारी होने का ऐलान सबको आश्चर्यचकित करने के लिए काफ़ी था। वहीं मैं भी बहुत ही हैरत भरी नज़रों से अपनी सास की तरफ देख रही थी और यह सब सुनकर मेरे भी होश उड़ चुके थे। सबके साथ साथ मेरी भी आंखें फटी की फटी रह गई थी कि ये कैसे हो सकता है। किसी ने मेरी माँ को भी खबर दे दी क्योंकि मेरा घर तो ससुराल के सामने ही था। मेरी माँ भी भागते हुए कमरे में आई थी। मेरी विधवा माँ की जमा पूंजी उसकी और मेरी इज्जत ही तो थी, वो भी भरी महफिल में लुटाई जा रही थी। वो पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी और ज़मीन पर ही बैठ गई। मैं परेशान नज़रों से अपनी सास की तरफ देख रही थी कि यह सब क्यों हो रहा है। बल्कि इससे भी ज़्यादा मुझे इस बात की टेंशन थी कि यह कैसे हो सकता है, क्योंकि मुझे तो अभी तक किसी ने छुआ तक नहीं था। मैं एकदम कुंवारी थी, लेकिन अगर मैं कुंवारी थी तो प्रेग्नेंट कैसे हो गई। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि अचानक मेरी सास ने कमरा खाली करने को कहा। उनके जाते ही एकदम से मोहित कमरे में आया तो मैं खुद में ही सिमट कर रह गई। मेरी सांसें तेज हो रही थीं। मैंने हल्का सा घूंघट उठाकर देखा तो उसके चेहरे पर एक खुशी थी जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद न थी। मगर मुझे हैरानी तो इस बात की थी कि इतना चुप और शांत नज़र कैसे आ रहा था। मर्द तो ऐसी बातें सुनने के बाद पत्नी को जान से ही मार डालते हैं, उसे अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल देते हैं। ऐसी बहुत सी कहानियाँ हमारे समाज में फैली हुई हैं कि पहली ही रात पत्नी को मार दिया गया। ऐसे बहुत सारे न्यूज़, टीवी और अखबार पर आते रहते हैं और वजह यह बताई जाती है कि लड़कियां चरित्रहीन थी। लेकिन शीशे के सामने बाल बनाते और गुनगुनाते मोहित को देखकर मेरा दिल और भी ज़्यादा घबरा गया था। ऐसे लगा कि जैसे तूफान आने से पहले की शांति है। मुझे लग रहा था आज सुहाग रात वाली सेज पे मेरे साथ क्या होने वाला है। कहीं ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात न हो। मुझे लग रहा था कि अब मेरा मर जाना ही ठीक है, क्योंकि जब अगली सुबह होगी तो मैं लोगों के सामने कैसे जाऊंगी, उनकी बातों का सामना कैसे करूंगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एक कुंवारी लड़की शादी होते ही प्रेग्नेंट कैसे हो गई, जबकि उसे तो उसके पति ने अभी तक हाथ भी नहीं लगाया था। सारी बात मेरे चरित्र पर आकर रह गई थी और मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा था। मैं बस एक ही पहलू पर सोच रही थी कि यह सब कैसे हो गया। मेरा ना तो किसी के साथ अफेयर है, ना किसी लड़के से दोस्ती। अब मुझे लग रहा था कि यह सब मेरी सास ही झूठ बोल रही है। इस ख्याल से मेरे दिल में थोड़ी तसल्ली हुई। मेरा दिमाग चकरा रहा था और मुझे बहुत उलझन हो रही थी कि यह सब क्या हो रहा है कि तभी एकदम से मोहित मेरे पास आकर बैठा। मैंने घूंघट की आड़ से जब मोहित की तरफ देखा तो वो तो बहुत मोहब्बत भरी नज़रों से मेरी तरफ देख रहा था। मुझे थोड़ी तसल्ली और हिम्मत हुई। मैंने अटकते हुए कहा, मोहित, मेरा कोई कसूर नहीं है। आप तो मुझे बचपन से जानते हो। तो उसने अपने भारी भरकम हाथ मेरे नाजुक हाथों पर रख दिए। मेरे हाथों को हल्के से दबाते हुए बोला, मेरी जान, आज की रात इन बातों के लिए नहीं है। आज की रात तो प्यार भरी बातें सुनने के लिए हैं और कहने के लिए हैं। मोहित की प्यारी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो सोच रही थी कि मोहित गुस्से में आते ही मुझसे पूछेगा कि किसका पाप लेकर आई है तू यहाँ, अभी के अभी इस कमरे से निकल जा और अपने आशिक के पास चली जा। मोहित से इन्हीं शब्दों की उम्मीद थी मुझे। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, पूरा शरीर पसीना पसीना हो रहा था। फिर धीरे से उसने मेरा घूंघट उठाया और हम दोनों की नज़रें आपस में टकराईं। मैंने एकदम से नज़रें झुका लीं। फिर उसने अपनी जेब से एक मखमली डिबिया निकाली जिसमें सोने का एक मंगलसूत्र था। उसकी गंभीर आवाज़ कमरे में गूंजी। मोहित ने कहा, कैसी लगी तुम्हें? मैं बहुत सी दुकानों को छान मारा, तब जाकर यह पसंद आई है। जैसे तुम अनमोल हो, वैसे ये सोने का मंगलसूत्र भी अनमोल है। मैं निगाहें उठाकर मोहित की तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पर दूर दूर तक मोहब्बत की खुशी के अलावा कुछ और नहीं था। मोहित का यह रूप मेरे लिए बहुत ही अलग था।
जिस समय मेरी सास ने यह खबर सुनाई थी तो उस समय मोहित भी कमरे में मौजूद था, लेकिन उस समय से लेकर अब तक उसने अपने चेहरे पर गुस्से की एक लकीर भी ना आने दी थी। इस खबर को सुनने के बाद भी मोहित बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था। मुंह दिखाए में मोहित ने मुझे सोने की चैन देने के साथ साथ 2 लाख रुपए भी दे दिए थे। तो मैं हैरान रह गई। मोहित ने कहा, इन पर सिर्फ तुम्हारा हक है। मैं परेशान सी नज़रों से कभी पैसे को और कभी मोहित को देखती। समझ में नहीं आ रहा था कि इस मौके पर क्या कहूँ। बस डर था तो एक बात का कि ना जाने मोहित का जो रवैया देख रही हूँ वह किसी भी समय बदल सकता है। लेकिन मैं और हैरान तब हो गई जब मोहित ने मुझसे कहा कि तुम अपना ड्रेस चेंज कर लो और रिलैक्स हो जाओ। इतने भारी जोड़े में परेशान हो रही होगी। वैसे भी तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मोहित की बात सुनकर मैं हक्की बक्की सी उसकी तरफ देखने लगी, लेकिन मैं बोल भी क्या सकती थी। अभी तक जो सब कुछ मेरे साथ हो रहा था मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं मोहित के मिजाज को क्या समझ पाती। मैं खामोश होकर उठी और अपना शादी का लहंगा जो मैंने बड़े अरमानों से अपने लिए ख़रीदा था उतार दिया। लहंगा उतार कर मैंने एक सादा सा कॉटन का सूट पहन लिया। मेकअप साफ़ किया। कल तक मेरी ज़िंदगी में जो बहार और खूबसूरत नई ज़िंदगी की खुशियाँ शामिल थीं वह एकदम से बदल चुकी थीं। लेकिन हैरत यह कि सब कुछ वैसा ही था, सिवाय इसके कि मैं कुंवारी होते हुए भी प्रेग्नेंट हो चुकी थी। मैंने अपने पेट पर हाथ रखा और फिर आईने की तरफ देखने लगी। यह कैसे हो सकता है? परेशानी से मेरे चेहरे के हाव भाव बदलने लगे थे। मैं जब वॉशरूम से बाहर आई तो अपने लहंगे को मैंने अलमारी में लटकाया और अचानक मेरी नज़र बेड पर पड़ी थी, जहाँ बेड के आसपास ताज़ा मोतियों के फूलों की खुशबू अभी फैली हुई थी। बेड पर बिखरे गुलाब की पत्तियाँ वैसी ही पड़ी थीं और बेड की दूसरी तरफ मोहित पीठ किए लेटा हुआ था। मेरे सारे सपने टूटकर बिखर रहे थे। मैं यह सोच रही थी कि आखिर ज़िंदगी ने मुझे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। न जाने मम्मी का क्या हाल हो रहा होगा इतनी बड़ी खबर सुनने के बाद। अब मेरे बारे में क्या सोचेंगी। उन्हें तो अपनी परवरिश पर बहुत ही गर्व था और अब उनका गर्व बुरी तरह टूट चुका था। हे भगवान, मेरे साथ क्या हो गया? कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं खामोशी से रोती जा रही थी, लेकिन शायद मोहित सो चुका था तो मैं भी उसके बराबर में सिमट कर लेट गई। लेकिन नींद कब आती? मेरा सिर दर्द की वजह से फटा जा रहा था। हे भगवान, मेरे पास तो कोई ऐसा भी नहीं कि जिससे मैं अपना दुख बांट सकती। ना भाई है, ना ही बहन जिसके गले लगकर रो लेती, अपना गम हल्का कर लेती। हे भगवान, तूने मेरे साथ यह क्या कर दिया? मैं बार बार अपने आप को सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा करती तो उतनी ही ज़्यादा दुखी हो जाती। मैं अपने साथ लेटे हुए अपने पति मोहित को देख रही थी, जो बहुत ही सुकून से सो रहा था, और एक मैं थी जो बेसुकून से करवटें बदलती बदलती पूरी रात काट रही थी। मुझे लगता था कि आज की रात बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई है, जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। सुबह कहीं 5 बजे जाकर मेरी आंख लगी और थोड़ी देर बाद ही दरवाजे पर किसी की आवाज़ आने लगी। मेरी आंख खुल गई। मैंने गर्दन मोड़कर दूसरी तरफ देखा तो अतुल ने जरा सी गर्दन उठाकर दरवाजे की तरफ देखा और उठकर बैठ गया। जैसी ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी वह मुस्कुराने लगा। मैं भी उठकर एकदम बैठ गई और रात के होने वाले हादसे एक एक करके दोबारा मुझे याद आने लगे तो मेरा दिल फिर से भारी होने लगा। मैं बस इंतज़ार में थी कि कब मोहित अपने दिल की भड़ास निकाले, लेकिन अभी तक ऐसे कोई आसार दिख नहीं रहे थे कि जिससे मुझे अंदेशा होता कि मोहित मेरे ऊपर गुस्सा करेगा। तभी गुड मॉर्निंग मैडम जी, मोहित की मीठी सी आवाज़ और प्यार में डूबी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। मैं भी धीरे से गुड मॉर्निंग कहने लगी और फिर वह बेड से उतरकर दरवाजे की तरफ बढ़ा तो सामने उसकी माँ खड़ी थी और उसकी माँ के साथ एक नौकरानी ट्रे उठाकर अंदर आई। रजनी, फ़ौरन नाश्ता कर लो, फिर मुझे तुम्हें इंजेक्शन भी लगवाना है। रात से तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हो, तुम्हें ताकत का इंजेक्शन देना है।
मैं कुछ न समझते हुए उनकी तरफ देखने लगी तो उन्होंने नौकरानी को इशारा किया कि ट्रे मेरे बेड पर रख दे। मेरी सास ने कहा, रजनी जल्दी जल्दी नाश्ता कर लो, उसके बाद आज मुंह दिखाई की रस्म भी तो है। थोड़ी देर में मेहमान आना शुरू हो जाएंगे, बहुत सारी तैयारियां करनी है। नाश्ता करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन मैं लगभग 2 दिन से भूखी थी। उल्टियाँ कर कर के मेरा पेट बिल्कुल खाली हो चुका था, इसलिए पेट में दर्द और खालीपन भी महसूस हो रहा था। फिर मेरी सास मोहित की तरफ मुड़कर मोहित से कहने लगी, मोहित, तुम्हारा आज पार्टी के लिए ड्रेस तैयार है, पहन कर देख लो। अगर तुम्हें लगता है कि दोबारा इस्त्री होनी चाहिए तो बता देना, मैं नौकरानी से कर कर दोबारा इस्त्री करवा दूंगी। मैं उन दोनों माँ बेटों को तैयार होने की बातें कर रहे थे। मैं बहुत हैरान हुई। फिर मैं आहिस्ता के साथ वॉशरूम गई और फ्रेश होकर बाहर आई। मैंने एक ब्रेड उठाई और एक कप चाय उठा लिया। जैसे ही मैंने चाय का कप ख़त्म करके ट्रे पर रखा तो नौकरानी ने मेरे सामने से ट्रे उठा ली और बाहर निकल गई। फिर मेरी सास मेरे पास बैठी और उन्होंने अपने हैंडबैग से इंजेक्शन निकाला और मुझसे कहा, अपना हाथ आगे करो। मैं चुपचाप अपना हाथ आगे कर दी। दोनों ने मुझे इंजेक्शन लगा दिया। इसका थोड़ा सा दर्द तो हुआ था, लेकिन फिर ठीक हो गया। इतने में मोहित का भाई भी कमरे में आ गया। मोहित का भाई दिमागी तौर पर पागल था। वो बच्चों जैसी हरकतें किया करता था। हालांकि उसकी उम्र 25 साल हो चुकी थी। वह अंदर आया और मुझे देखकर ताली बजाते हुए बोला, मम्मी क्या अब यह हमारे साथ ही रहेगी? तो मेरी सास ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, अब यह हमारे साथ ही इसी घर में रहेगी। अच्छा, अब तुम बाहर जाओ, दुल्हन को तैयार होना है ना? फिर हम उसे लेकर मैरिज हॉल के लिए निकलेंगे। मेरी सास की बात पर मेरे देवर का मूड खराब हो गया, लेकिन मोहित उसे ज़बरदस्ती बाहर ले गया। अब कमरे में मैं और मेरी सास अकेले थे कि अचानक वह मेरे पास आई और कुछ पैसे मेरे गोद में रख दिए और कहा, इन्हें खर्च करो और पैसे बच्चे होने के बाद तुम्हें मिल जाएंगे। अपनी सास की बात सुनकर पहले तो मैं बहुत हैरान हुई, लेकिन फिर मुझे गुस्सा आ गया। मैं कुछ कहना ही चाहती थी कि वह एकदम से बोली, तो मैं अभी कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है रजनी, अभी घर मेहमानों से भरा पड़ा है और मैं आगे कोई बात नहीं करना चाहती। मैंने कहा, लेकिन मुझे आपसे एक सवाल ज़रूर करना है और भगवान के लिए मुझे उसका जवाब देकर चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपने मुझे ये पैसे क्यों दिए हैं और इस बच्चे से मेरा क्या संबंध है। मैं तो बिल्कुल कुंवारी हूँ। अच्छा, तुम कुंवारी हो? मेरी सास ने ज़रा गुस्से से मेरी तरफ देखा। अगर तुम कुंवारी हो तो ये बच्चा कहाँ से आया? तुम्हारे पेट में अपने आप घुस गया? तुम किसे उल्लू बना रही हो रजनी? मैं एक बहुत ही अनुभवी दाई हूँ, जो बदकिस्मती से तुम्हारी सास भी बन गई हूँ। अगर शादी से पहले मुझे इन बातों का पता होता तो मैं कभी भी तुम्हें अपने घर की बहू न बनाती। लेकिन मेरे पति ने तुम्हारे बाप से वादा किया था कि दोनों बच्चों की शादी होगी। मैंने उस वादे को निभाया है और इसीलिए मुझे खामोश होना पड़ा। बाकी रह गई बात पैसों की, पैसे इसलिए दिए जा रहे हैं कि तुम्हारा जो मन चाहे खाओ पियो और अपनी सेहत बनाओ। हम तुम्हारे लिए यही कर सकते हैं और जब तक हो सका करते रहेंगे। यह बात करके मेरी सास बाहर जा चुकी थी। मैंने फ़ौरन भागकर कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक किया और फिर चीख मार मार कर रोने लगी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अपनी सास का एहसान मानती कि मुझ जैसी लड़की को उन्होंने अपना लिया था, या अपनी किस्मत पर आंसू बहाती कि जिसने मुझे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था कि मैं अपनों से ही निगाह चुराने लगी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने घर वालों का सामना कैसे करूंगी। हे भगवान, मैं किस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई हूँ, जहाँ आगे गड्ढा और पीछे खाई है। मोहित और मेरे सास के व्यवहार को देखती हूँ तो उनसे बड़ा मेरा अपना कोई नज़र नहीं आता। ऐसा लगता है कि ये दोनों मेरे कितने बड़े मददगार हैं और दूसरी तरफ वो अपने ही घर की इज्जत को उछाल रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर इन्हें मेरी इज्जत इतनी ही प्यारी है तो फिर इस हादसे को छुपा भी तो सकते थे। मेरी सास ने मुझे माँ की नज़रों में क्यों गिरा दिया? मेरी माँ ने कैसे गिरकर मेरी सास के पैर पकड़ लिए थे कि इस खबर को कहीं मत फैलाना। मैं तुम्हारे पाँव पकड़ती हूँ। मेरी और मेरी बेटी की इज्जत का सवाल है। कितनी मुश्किल से मेरी सास इस बात के लिए मानी थी कि वो इस बात को कहीं नहीं बताएगी कि मैं पेट से हूँ और माँ बनने वाली हूँ। अचानक आने वाले इस
ख्याल से मेरा दिल टूट गया। मैं अपने सर को घुटनों पर रखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। इतने में दरवाजे पर फिर दस्तक हुई तो मैं उछल पड़ी और डरी सहमी नज़रों से दरवाजे की तरफ देखने लगी। मैंने दरवाजे को खोला तो सामने ब्यूटी पार्लर से आई 2 लड़कियां खड़ी थीं, जो मुझे हैरान परेशान नज़रों से देख रही थीं। आप रो रही हैं? अंदर आते हुए एक लड़की ने कहा। दरवाज़ा बंद किया और मुझसे सवाल किया तो मैं हड़बड़ा सी गई। मैंने अपने आंसू साफ किए। उसने कहा, नहीं नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, लेकिन लड़कियां तो अपनी मुंह दिखाई की रस्म के दिन बहुत खुश होती हैं। ऐसी कोई बात नहीं। मैंने बहाना बनाया कि मेरे सर में दर्द हो रहा था और फिर मुझे मम्मी पापा की भी याद आ रही थी, इसलिए मेरी आंखों से आंसू आ गए। हाँ, ऐसा तो होता है। अपना घर, अपने माँ बाप सब बहुत याद आते हैं तो बात बात पर आंख भर ही जाती है। हम भी खुद इस कंडीशन से गुजरे हैं। उनमें से एक लड़की बहुत ही बातूनी थी और लगातार बोले जा रही थी, और यहाँ मेरे दिल की दुनिया में उथल पुथल हो रही थी। मैं बस एक ही बात सोच रही थी कि मोहित ने न शादी से पहले न शादी के बाद मुझे कुछ नहीं बताया था। मैं एक पवित्र लड़की थी, फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई? ब्यूटी पार्लर वाली मुझे तैयार करके जा चुकी थी। थोड़ी देर बाद मेरी सास और अतुल मुझे मैरिज लॉन ले गए, जहाँ पर मुँह दिखाई का फंक्शन होना था। मुँह दिखाई का फंक्शन बहुत ही बड़ा रखा गया था। न जाने कितने मेहमानों को बुलाया गया था। मुझे स्टेज पर ले जाकर बैठा दिया गया। मोहित और मेरी सास साय की तरह मेरे आसपास ही मौजूद रहे। मुझे दूर तक मेहमानों के सर ही नज़र आ रहे थे, पर इनमें मेरी माँ कहीं नहीं दिख रही थी। तो मैंने धीरे से अपनी सास से पूछा, मेरी मम्मी कहाँ हैं? क्या वह नहीं आई? तो उन्होंने कहा कि मैं तो बहुत कह रही थी, लेकिन वह नहीं मानी। अपनी सास की बात सुन मैं परेशान हो गई। मैंने कहा, वह ठीक तो हैं? हाँ हाँ, वह बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन जाहिर है हमारी तरह उनका इतना स्टेमिना तो नहीं अपनी चरित्रहीन बेटी का सामना कर सकें, जो शादी से पहले ही किसी का पाप अपनी कोख में पाल रही है। अपनी सास की बात सुनकर मेरी आंखें न चाहते हुए भी शर्म से झुक गईं। मैं खुद को मुजरिम समझने लगी थी। मुँह दिखाई की रस्म खत्म हो चुकी थी। मैंने अपनी सास से कहा कि मम्मी जी, मैं अपनी मम्मी से मिलना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे अनुमति दे दी। मेरी विधवा माँ पता नहीं किस हाल में होगी। जैसे ही हम मैरिज हॉल से आए, मैं अपनी मम्मी के पास आ गई, क्योंकि मेरी माँ का घर मेरी ससुराल के सामने ही था। पहले दोनों घर एक ही हुआ करते थे, फिर दोनों घरों के बीच की दीवार काट कर रास्ता बना दिया गया था, जिससे कि दोनों घर अलग अलग हो गए थे। यह घर मेरे पापा और मोहित के पापा ने मिलकर खरीदा था। वो दोनों आपस में बहुत अच्छे मित्र थे। दोनों आपस में भाइयों की तरह रहते थे। हम दोनों परिवार साथ में मिलकर रहते थे। मेरे परिवार में मम्मी पापा और मैं अकेली ही थी, जबकि मोहित के परिवार में मोहित का छोटा भाई रंजन और उसके मम्मी पापा थे। दोनों परिवारों के बच्चे, दोनों की पत्नियां एकदम अपनों की तरह मिलजुल कर रहते थे। मेरे पापा बहुत मेहनती थे। मोहित के पापा और मेरे पापा दुबई में कारोबार करते थे। फिर मोहित के पापा ने यहाँ हिंदुस्तान में कारोबार शुरू कर लिया और मेरे पापा दुबई में ही रह गए। अब वह दुबई वाला कारोबार संभालते थे और मोहित के पापा हिंदुस्तान वाला कारोबार संभालते थे। लेकिन मोहित के पापा बहुत ही कामचोर थे। उनका काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, लेकिन मेरे पापा को इससे कोई मतलब नहीं था। उन दोनों की आपस में इतनी गहरी दोस्ती थी और वह मोहित के पापा को बिल्कुल अपने छोटे भाई जैसा मानते थे। धीरे धीरे मेरे पापा को लगने लगा कि उनका दोस्त उनके पैसों पर ऐश कर रहा है और खुद कोई काम नहीं करता। तो फिर पापा ने हर चीज़ का बंटवारा कर लिया। या घर भी 2 हिस्सों में बट गया। बीच में एक रास्ता निकाल कर एक तरफ हम लोग रहते और दूसरी तरफ मोहित का परिवार रहता। मोहित के पापा को हराम की लत लग चुकी थी। अब उससे कोई काम नहीं किया जाता। धीरे धीरे उनका बिजनेस डूबता चला गया और फिर उनके पास कुछ भी न बचा। अब छोटी मोटी नौकरी करके अपना गुजारा करते थे। मोहित की माँ अपने आप को एक गायनेकोलॉजिस्ट कहती थी, लेकिन हकीकत में वह एक दाई थी और एक सरकारी अस्पताल में नौकरी करती थी। एक केस खराब होने की वजह से उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था, लेकिन फिर उन्हें कहीं पर भी जॉब न मिली और वह अपने मोहल्ले में ही डिलीवरी कराने लगीं। फिर एक दिन मोहित के पापा की नौकरी भी खत्म हो गई।
क्योंकि उनका काम में मन नहीं लगता था। अब मोहित के परिवार में खाने पीने के लाले पड़ने लगे। मेरे पापा से देखा न गया और फिर वह थोड़ा बहुत मोहित के पापा को पैसा दे दिया करते थे घर के खर्च के लिए। इस तरह मोहित का घर चलने लगा था। लेकिन उसी समय मेरे पापा और मोहित की पापा की डेथ हो गई। वह दोनों कहीं घूमने जा रहे थे कि गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए, गाड़ी खाई में जा गिरी और दोनों की मौके पे मौत हो गई। पापा की अचानक हुई मौत से हमारा पूरा परिवार बिखर गया था। लेकिन उस समय मोहित की नौकरी लग चुकी थी और वह अपने घर को संभालने लगा था। मेरी सास के 2 ही बेटे थे, एक मोहित और दूसरा रंजन। रंजन दिमागी तौर पर थोड़ा बीमार था। मोहित की और मेरी बचपन में ही शादी तय कर दी गई थी। मेरी मम्मी पापा के सामने एक शब्द भी नहीं बोल पाती थी। और दूसरा, मम्मी को भी मोहित बहुत पसंद था और फिर भले घर का रिश्ता था और इस तरह मैं एक घर से उठकर दूसरे घर आ गई थी। मेरी माँ ने इसलिए यह रिश्ता स्वीकार कर लिया क्योंकि मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और मुझे माँ अनजान लोगों को नहीं देना चाहती थी क्योंकि वह खुद विधवा थी और मैं अनाथ। हमारे सर पर किसी का हाथ नहीं था और अनजान लोग पता नहीं कैसे हों, इसलिए माँ ने मोहित से ही मेरी शादी करने का फैसला कर लिया था। सब कुछ सोचते सोचते खुद ब खुद मेरी आंखों से आंसू निकलकर गालों पर बहने लगे। सब कुछ ठीक जा रहा था लेकिन पता नहीं कैसे यह प्रेगनेंसी की बात बीच में आ गई। मैं मम्मी के कमरे में दाखिल हुई तो वह बेड पर लेटी हुई छत की तरफ घूर रही थी। मैं उनके पैरों में जाकर बैठ गई। तब मुझे खाली खाली नज़रों से देखने लगी। मेरी मम्मी गुस्से से बोली, ऐसे भी क्या आग लगी थी रजनी? तेरी शादी तो मोहित से ही होनी थी। या मुफ्त की कालिक अपने माथे पर लगाने की क्या ज़रूरत थी? तुझे क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में जो तूने मुझे यह दुख दिखाया? मम्मी की बात पर मैं रो पड़ी। मम्मी, मेरा विश्वास करो, मैं निर्दोष हूँ, मैं बिल्कुल पवित्र हूँ। क्या मुझे आपको भी विश्वास दिलाना पड़ेगा? मैं फूट फूट कर रो रही थी तो मम्मी एकदम से चौंक कर मेरे पास बैठ गई। या क्या कह रही हो रजनी? मैं ठीक कह रही हूँ मम्मी। मुझे कुछ नहीं पता कि जो कुछ भी मेरे सास कह रही है वह सही है या गलत। मुझे आपकी कसम, मैं बिल्कुल पवित्र हूँ और मैं नहीं जानती इस मेरे पाप का असल कारण कौन है। मेरी मम्मी हैरान परेशान नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। यह पाप किसका है हे भगवान? यह क्या मुसीबत हमारे सर पर टूट पड़ी? मम्मी सर पकड़कर बैठ गईं। मैं सिसक सिसक कर रो रही थी। कुछ देर बाद मम्मी के पास बैठी, फिर वापस अपने ससुराल आ गई। मेरे लिए एक बात बहुत हैरान कर देने वाली थी कि मोहित बिल्कुल भी मेरे पास नहीं आता। ना ही उसने अपने पति होने का कभी हक जताया है मुझ पे। मैं उसके करीब जाने की कोशिश करती हूँ तो वो मुझसे दूर हट जाता है और कहता है कि जब तक बच्चा नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। और उसके कहने में ना कोई नाराज़गी है, ना कोई संकोच। मैं बस हैरान हो जाती हूँ। ऐसा लगता है जैसे या उसी का बच्चा हो। अब तो मुझे अतुल पर ही शक होने लगा था, लेकिन मैं खामोशी से आने वाले समय का इंतज़ार करती चली जा रही थी। पहले पहल तो मुझे लगा कि मेरी सास मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगा रही है, लेकिन जैसे जैसे मेरे पीरियड मिस हो रहे थे और मेरा पेट बढ़ता जा रहा था, मेरे होश भी उड़ते जा रहे थे। अब मुझे भी विश्वास हो चुका था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन मेरे पेट में किसका बच्चा था मुझे पता नहीं था। कभी कभी मोहित पर शक होता कि कहीं मोहित ने ही तो मेरे साथ गलत नहीं किया। मोहित के अलावा किसी लड़के के साथ मैं नहीं चाहती थी, लेकिन मोहित अगर मेरे साथ गलत करता तो फिर शादी के बाद उसने मुझे अभी तक हाथ क्यों नहीं लगाया था? वह मुझसे दूर क्यों रहता है? और दूसरा शक मेरे देवर पर जाता, लेकिन वह तो दिमागी मरीज़ है, वह मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है? लेकिन मैं भी सब सच जानने की ठान चुकी थी कि ये बच्चा किसका है। मेरी ज़िंदगी में मोहित और रंजन के अलावा कोई दूसरा मर्द नहीं था। मैंने तय कर लिया, जैसे ही बच्चे का जन्म होगा मैं बच्चे का डीएनए टेस्ट कराऊंगी। जब मैं 8 महीने की प्रेग्नेंट हो गई तो चुपके से मैंने अपना चेकअप करवाया कि अचानक से मेरे पेट में दर्द शुरू हो गए। मम्मी मेरे साथ ही थी और आधे घंटे के अंदर मैंने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। लेकिन यह खबर ना तो मुझे कोई खुशी दे पाई और ना ही मेरी माँ को।
मैंने डॉक्टर से कहा कि मैं अपनी बच्ची का डीएनए करवाना चाहती हूँ। तो डॉक्टर ने बड़ी हैरत से मेरी तरफ देखा। मेरे चेहरे पर फैली कठिनता को देखकर उसने अंदाज़ लगा लिया और कोई सवाल नहीं किया और बच्ची का डीएनए ले गई। मैं बच्ची को लेकर खामोशी से घर आ गई। मेरी सास और मोहित बच्ची को देखकर बहुत खुश हुए और मुझे भी अपने सीने से लगा लिया। लेकिन मैं सपाट नज़रों से अपनी सास और अपने पति को देखती रही और जैसे ही डीएनए की रिपोर्ट मेरे सामने आई तो मुझे पता चला कि मेरे बच्चे का असली बाप तो रंजन है। मेरे पैरों तले ज़मीन सरक गई। मैंने वह डीएनए की रिपोर्ट लाकर अपनी सास और अपने पति के मुंह पर मारी और उनसे कहा, यह सब क्या है। मेरी सास का रंग एकदम से बदल गया और एक रिपोर्ट मुझे मोहित के कमरे से मिली थी जो उसने अपनी अलमारी में रखी थी और उस अलमारी को हमेशा लॉक करके रखता था। पर एक दिन लॉक करना भूल गया तो ऐसे ही उत्सुकता के मारे मैंने वह अलमारी खोल कर देखी कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है इस अलमारी में कि मोहित हर वक्त लॉक करता है। तो यह रिपोर्ट मुझे वहीं पर नज़र आई जिसके अनुसार मोहित नामर्द था। बच्चा पैदा करने की काबिलियत ही नहीं थी उसमें। अब मुझे इन माँ बेटी की सारी साजिश समझ आ गई। वो दोनों मोहित की कमी पर पर्दा डालना चाहते थे क्योंकि मेरी सास और मोहित को यह लगता था कि नाजायज़ बच्चा पैदा होने के बाद कभी भी आंख उठाने के काबिल नहीं रहूँगी, ना ही बच्चे के बाप के बारे में कोई सवाल करूँगी। और रह गई मोहित के अंदर की यह कमी तो उसे इसलिए बर्दाश्त कर लूँगी कि मैं एक चरित्रहीन लड़की हूँ, शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो चुकी थी और अपनी इस कमी के चलते मैं मोहित को इतनी बड़ी कमी के साथ स्वीकार कर लूँगी। लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। अब मुझे सब कुछ पता चल गया। मेरी सास ने पूरे घर पर कब्जा करने के लिए अपने दोनों बेटों का इस्तेमाल किया था। ना जाने रंजन कितनी बार मेरी इज्जत के साथ खेल चुका था क्योंकि मेरी सास जब भी कोई अच्छी चीज़ पकाती तो मुझे अपने घर बुला लेती थी और रात भी अपने पास ही रोक लेती। उसकी अगली सुबह मेरा पूरा शरीर घूमता रहता और सर दर्द करता रहता। लेकिन समझ नहीं आता कि मेरी तबीयत इतनी गिरी गिरी क्यों लगती है। और यह बात मुझे अब समझ आई थी कि मुझे बेहोशी की दवा खिलाने के बाद वह मेरे शरीर को अपने बेटे रंजन के हवाले कर देती है, जो दिमागी तौर पर पागल था लेकिन जिस्मानी तौर पर पूरा मर्द था और वह पूरी रात मेरे शरीर के साथ खेलता रहा। इसके नतीजे से मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और मेरी सास इसी मौके के इंतज़ार में थी। उन्होंने अब मेरे ऊपर, मेरी माँ के ऊपर एहसान करते हुए मोहित जैसे नामर्द बेटे की शादी मुझसे कर दी और मैं अपनी सास के एहसान तले चुपचाप सारी ज़िंदगी गुजार दूँ और चूँ तक न करूँ। एक ही तीर से दो शिकार किए थे मेरी सास ने। पर मैंने और मेरी माँ ने फैसला किया कि हम इस जुल्म के खिलाफ बोलेंगे और हमने पुलिस स्टेशन जाकर अपनी सास और उसके दोनों बेटों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी। मेरी सास, मेरे पति 5 साल की सज़ा हुई जबकि रंजन दिमागी तौर पर स्टेबल नहीं था, इसलिए उसे छोड़ दिया गया। लेकिन अब मेरे लिए यह और ज़्यादा परेशानी की बात थी क्योंकि अब रंजन की देखभाल करने वाला कोई नहीं था और अब रंजन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। इस मामले में मैं रंजन को गलत नहीं ठहरा सकती थी क्योंकि वह तो मासूम था। उसे जैसा कहा गया वैसा किया। रंजन को सही और गलत की कोई पहचान न थी। मैं रंजन की देखभाल करने लगी। रंजन की देखभाल करते करते मैंने महसूस किया रंजन दिल का बहुत अच्छा लड़का था, बिल्कुल बच्चों की तरह पाक साफ। उसके दिल में कोई पाप नहीं था। वह मेरे साथ बहुत खुश रहता। मैं रंजन को लेकर डॉक्टर के पास गई और रंजन का चेकअप करवाया। रंजन को चेक करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि रंजन ठीक हो सकता है लेकिन इसके इलाज में ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। जितने पैसे डॉक्टर ने बताए इतने पैसे मेरे पास नहीं थे। इतना महंगा इलाज मैं रंजन का नहीं करा सकती थी। लेकिन अब मुझे अपनी बेटी का फ्यूचर भी दिखाई दे रहा था। कुछ भी कहो, जो बच्ची मेरी गोद में थी वो मेरा अपना ही खून थी। उसका बाप रंजन था। मैं अपनी बेटी के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती थी। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी, यहाँ तक कि अपना घर भी बेच दिया
और रंजन के इलाज पर पैसा लगा दिया। भगवान की कृपा हुई, धीरे धीरे रंजन ठीक हो गया। कुछ दवाइयों का असर था तो कुछ मेरी मोहब्बत का। रंजन ठीक होने लगा। मेरी इतनी ज़्यादा देखभाल करने से रंजन मेरा दीवाना हो गया था। वह मुझसे प्यार करने लगा था और मैं भी अब रंजन के बिना नहीं रह सकती थी। मैं भी रंजन से प्यार करने लगी थी और फिर मैंने रंजन से शादी कर ली। रंजन आज बिल्कुल ठीक हो चुका है, लेकिन वो आज भी पुरानी बातें भूला नहीं कि उसकी माँ ने किस तरह उसका इस्तेमाल करके मेरे साथ गलत कराया था। रंजन मुझसे बहुत शर्मिंदा था। वह मुझसे माफ़ी मांगता कि मैंने तुम्हारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था, मुझे माफ़ कर दो। मैंने रंजन को तो ना जाने कब माफ़ कर दिया था, क्योंकि रंजन को तो मैंने कभी गलत समझा ही नहीं था। आज मैं और रंजन शादीशुदा ज़िंदगी को बहुत ही खूबसूरती के साथ गुजार रहे हैं। मेरी सास और मोहित की सज़ा पूरी होने वाली है। और तभी रंजन ने कहा, हम उन लोगों के साथ नहीं रहेंगे। रंजन मुझे लेकर एक किराए के कमरे में आ गया। मैं, मेरी माँ और रंजन अब इस किराए के घर में रहते हैं। मैंने घर में ही एक दुकान रख ली और वहीं से हमारा गुजर बसर भी होता है और हम बहुत ही सुकून से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। रंजन मुझे बहुत प्यार करता है और हम अपनी बेटी से भी बहुत प्यार करते हैं। बुरे कर्मों की सज़ा यही मिलती है जो मेरे पति मोहित और उसकी माँ को मिल चुकी थी। मोहित को मैंने एक बुरा सपना समझकर भुला दिया है और रंजन ही मेरी ज़िंदगी है। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बताइएगा ये कहानी आपको कैसी लगी। मेरे वीडियोस देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।